नमस्कार बच्चों, मैं आशुतोष सिंह गुरुकुल के इस मंच से एक बार फिर से आपका जोरदार स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग भी काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने पिछले सेशन में पढ़ा होगा और उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई थी यहाँ से, और वो जो उस दिन का टॉपिक था, पिछले सेशन का जो टॉपिक था वो पंचायती राज व्यवस्था से था, और पंचायती राज व्यवस्था में आप लोगों का समर्थन मिला है और उसी तरीके से आज भी आपका सहयोग और समर्थन यहाँ पर होना ज़रूरी है। और आज का जो टॉपिक है, तो आज का टॉपिक हिस्ट्री से रिलेटेड है। मैंने बताया था कि एक दिन पॉलिटी होगा और एक दिन हिस्ट्री होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, इन दोनों के संबंध किस प्रकार से रहे हैं, किस प्रकार से समाज को, राजनीति को, अर्थव्यवस्था को ईस्ट इंडिया कंपनी ने आगे किया था। तो इसी से जुड़े हुए कुछ 15 से 20 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं और इसमें बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है और ज़रूरत है आप लोगों के सहयोग की। और आइए हम लोग मिल करके यहाँ पर कुछ सीखते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो आइए देखिए, चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पर आधारित है। इसमें कुछ इवेंट्स दिए गए हैं और इस इवेंट्स को पढ़ करके आपको यहाँ पर क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्लाइव का पुनः भारत अभियान। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था, रॉबर्ट क्लाइव को जो है ये ब्रिटिश राज का संस्थापक कहा जाता है। भारत में ब्रिटिश राज्य का संस्थापक कहते हैं, ब्रिटिश राज्य का संस्थापक कहा जाता है, संस्थापक। और ये 2 बार भारत में आया था। जैसे पहली बार जो था इसका 1757 से लेकर के 1760 तक था और दूसरा 1765 से लेकर के 1774 तक था। तो ये 2 बार आया था। तो इसमें यही पूछ रहा है कि क्लाइव पुनः भारत कब आया। तो देखिए, क्लाइव जो पुनः भारत आया था वो आप बताएंगे मई 1765। और इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि जो हुई थी 12 अगस्त 1765। और ये जो संधि हुई थी वो मुगल नवाब जो था उसका नाम था शाह आलम सेकंड और सामने जो था रॉबर्ट क्लाइव था। तो ये 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। शाह आलम सेकंड जो कि मुगल बादशाह है, दूसरे रॉबर्ट क्लाइव हैं, और दोनों के बीच में जब संधि हुई थी जिसमें बड़ा फायदा जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था। और यहीं से जो मुगल बादशाह था ये रबर स्टाम्प की तरह उसके अंडर में आ चुका था और उसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो जमींदारी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था और बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से इसे पैसा दिया जा रहा था। 24-25 लाख रुपए इसको दिए जाते थे और हर साल इसको खर्च करने के लिए शाह आलम सेकंड को 52-53 लाख रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दे दिए जाते थे। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में रह करके कार्य करने का इसे अधिकार मिलने लगा था। तो ये दोबारा जो आया था, इलाहाबाद की जो संधि हुई थी 12 अगस्त, जो इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को, क्लाइव आया था मई 1765 को, और बक्सर का युद्ध जो हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। और ये बक्सर का युद्ध जो हुआ था शाह आलम सेकंड मुगल नवाब और बंगाल के जो नवाब थे मीर कासिम और अवध के जो नवाब थे सुजाउद्दौला, ये तीनों एक तरफ थे और अंग्रेजी जो सेना नायक था हेक्टर मुनरो वो एक तरफ था। तो जब लड़ाई हुई, आमने सामने की लड़ाई हुई थी और उसमें कहा जाता है कि शाह आलम सेकंड ने, शायद उसमें कुछ इतिहासकारों के द्वारा ये कहा गया कि उसने गद्दारी कर दिया था। तो फिलहाल ब्रिटिश सरकार या ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जीत गए और ये लोग हार गए थे। ये घटना जो घटी थी 22 अक्टूबर 1764 को, और ये जो स्थित है बक्सर वो बिहार में स्थित है। और वारेन हेस्टिंग्स जो बना था यहाँ पर गवर्नर जनरल 1774 को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल
बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो आप बताएंगे वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था और भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक है। तो फिलहाल जो पहला क्वेश्चन है वो यही कह रहा है कि इस इवेंट को पढ़िए और ये बताना है कि मतलब कौन पहले घटना घटी है। तो देखिए, क्लाइव आया मई 1765, इलाहाबाद की संधि हुई अगस्त 1765, बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764, वारेन हेस्टिंग्स आया 1774। तो इसका मतलब 22 अक्टूबर 1764 पहले होगा। तो इसमें तीसरी घटना ये बक्सर का युद्ध सबसे पहले होता है, ये एक नंबर पर चला जाएगा क्योंकि 22 अक्टूबर 1764 है। फिर दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, मई 1765 आ जाएगा। तीसरे नंबर पर 12 अगस्त 1765 और 1774 चौथे नंबर पर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि पहले नंबर पर बक्सर का युद्ध आएगा और दूसरे नंबर पर मई 1765। तो तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा हो जाएगा। तीसरा इसलिए पहले हो जाएगा क्योंकि 1764 में घटना घटी है। दूसरा पहला इसलिए हो जाएगा क्योंकि मई 1765 है। दूसरा जो होगा वो इसलिए तीसरे नंबर पर हो जाएगा क्योंकि 12 अगस्त 1765 है और चौथा 1774 है। ये सेकेंड ऑप्शन सही है, सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट पर है। जरा देखिए, इसको पढ़िए, आसानी से आप इसको कर ले जाएंगे। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा है। इसमें कुछ युद्ध दिए गए हैं और वो युद्ध किसके किसके मध्य हुए थे और उस युद्ध में कब कब ये घटनाएं घटी थी, तो उसके बारे में आपको देखना है। इसमें कुछ युद्ध दिए गए हैं, कौन पहले हुआ था इसके बारे में हमें यहाँ पर बताना होगा। तो 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है। तो देखिए, इसमें वांडीवास, बक्सर, अंबर और प्लासी। तो जो सबसे पहले युद्ध हुआ है अंबर का युद्ध हुआ है, अंबर का युद्ध हुआ है। और अंबर का जो युद्ध हुआ था, अंबर का जो युद्ध हुआ था वो आप बताएंगे 1749 में हुआ था, 1749 में हुआ था। और ये जो लड़ा गया था वो कर्नाटक के नवाब अनरुद्दीन और चाँद साहब के बीच में हुआ था। और चाँद साहब का साथ जो है वो निजाम सुहरावर्दी ने भी दिया था और फ्रांसीसी भी लोगों ने दिया था। तो फ्रांसीसी सेनाओं की मदद से चाँद साहब ने कर्नाटक के नवाब अनरुद्दीन को हरा दिया था। तो अंबर का युद्ध जो हुआ था 1749 में हुआ था। और बक्सर का युद्ध है, तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था, बक्सर का युद्ध जो था वो आप बताएंगे अभी 1764 में हुआ था, 1764। तो ये 1764 में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध जो था, प्लासी का युद्ध आप बताएंगे 1757 में था, 1757 में। और जो वांडीवास का युद्ध था, वांडीवास का जो युद्ध हुआ था वो आप बताएंगे 1760 में हुआ था, 1760 में हुआ था। तो देखिए, इसमें 4 युद्ध के बारे में दिया गया है और पूछा गया कौन सबसे पहले हुआ है। तो पहले कौन कौन से युद्ध यहाँ पर दिए गए हैं, अंबर का युद्ध है, वांडीवास का युद्ध है, प्लासी का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है। तो सबसे पहले अंबर का युद्ध हुआ था, 1749 में हुआ था। और ये युद्ध जो लड़ा गया था वो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन थे और वही के पूर्व जो नवाब थे उनके दामाद थे, उनका नाम था चादा साहब। और उनकी मदद फ्रांसीसी सेनाओं के द्वारा किया गया था और निजाम के द्वारा किया गया था। निजाम, फ्रांसीसी सेना और चाँद साहब ये एक तरफ थे और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन एक तरफ थे। 1749 की बात है। तो 1749 में जो अंबर नामक स्थान पर युद्ध लड़ा गया था,
चार साहब जीत गए थे और अनरुद्दीन हार गए थे। तो अंबर का युद्ध 1749 में हुआ था। दूसरा जो युद्ध हुआ था उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ था। तो प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। और प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो अलीवर्दी खां के जो पौत्र थे, जो दौहित्र थे, मतलब बेटी के उनके बेटे जो थे, अलीवर्दी खां के जो बेटी थी तो उनका बेटा जो था, जो उनका पौत्र था, दौहित्र कहते हैं, तो उसका नाम था सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। तो मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला के सेनापति थे, या उनकी जो मौसी थी घसीटी बेगम या राय दुर्लभ, इन लोगों ने सिराजुद्दौला के साथ धोखा कर दिया था। तो जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उसमें रॉबर्ट क्लाइव की सेना जीत गई और इनकी सेना सिराजुद्दौला की हार गई थी। ये 1757 की घटना है। फिर उसके बाद वांडीवास का युद्ध हुआ था। वांडीवास का जो युद्ध हुआ था 1760 में हुआ था। फ्रांसीसी और ब्रिटिश सेना के बीच में हुआ था। तो वांडीवास के युद्ध में बड़ा नुकसान फ्रांसीसियों का हुआ था। और फ्रांसीसी के जो सेनापति थे वो माउंट लाली थे और जो अंग्रेजी सेनापति थे वो आयरकूट थे। तो इसमें ब्रिटिश सेनापति आयरकूट जीत गया और जो माउंट लाली थे, जो फ्रांसीसी सेनापति थे, वो हार गए थे। तो वांडीवास का जो युद्ध हुआ था 1760 में हुआ था। इसमें बड़ा नुकसान फ्रांसीसियों का हुआ था। और अगला जो युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। इसमें अंग्रेजी सेना जीत गई थी और भारतीय जो नवाब लोग थे वो लोग हार गए थे। तो इसमें 4 युद्ध है। तो सबसे पहले अंबर का युद्ध 1749, दूसरे नंबर प्लासी का युद्ध 1757, तीसरे नंबर पर आप बताएंगे वांडीवास का युद्ध 1760, चौथे नंबर पर 1764 बक्सर का युद्ध। तो यही चारों के बारे में आपको देखना है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। अंबर का युद्ध 1749, बक्सर का युद्ध 1764, वांडीवास का 1760, प्लासी का युद्ध 1757। ये गलत है। डी नंबर जो है ये तो गलत हो जाएगा। तो देखिए इसमें सेकंड क्वेश्चन सही है, क्योंकि समय लिख लीजिए, यहाँ पर समय आप लिखिए तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अंबर का युद्ध, अंबर का युद्ध, तो अंबर का युद्ध जो हुआ था 1749 में हुआ था। 1749 कर्नाटक के नवाब अनरुद्दीन और चार साहब। दूसरे नंबर पर प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। तीसरा जो हुआ था वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध हुआ था और वांडीवास का जो युद्ध हुआ था 1760 ब्रिटिश सेना और अंग्रेजी सेना के बीच में। चौथा जो हुआ था वो आप बताएंगे बक्सर का युद्ध था। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध 1764। तो ये 4 क्रम है। पहला नंबर पर अंबर, दूसरे नंबर प्लासी, तीसरे नंबर पर वांडीवास, चौथे नंबर पर बक्सर का युद्ध। तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन सही है। अंबर का युद्ध 1749, प्लासी का युद्ध 1757, वांडीवास का युद्ध 1760, बक्सर का युद्ध 1764। अंबर का युद्ध जो हुआ था वो कर्नाटक के नवाब अनरुद्दीन थे और उनके विरोधी चांद साहब थे। प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था, सिराजुद्दौला हार गया था। वांडीवास के 1760 में फ्रांसीसी और अंग्रेजी सेना के बीच में हुआ था। फ्रांसीसी बहुत ज़्यादा कमजोर हो गए, अंग्रेजों को विजय मिल गई। बक्सर के 1764 यहाँ के जो नवाब थे सिराजुद्दौला अवध के नवाब, या मुगल नवाब शाह आलम सेकेंड, या जो बंगाल के नवाब थे मीर कासिम। तो मीर कासिम सिराजुद्दौला शाह आलम सेकेंड एक तरफ थे और अंग्रेजी सेना का जो कमांडर हेक्टर मुनरो एक तरफ था। तो इसमें अंग्रेजों की जीत मिली थी। सेकंड ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही है। 49 है, फिर 57 है, फिर 60 है, फिर 64 है। सेकंड सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो इसमें ये पूछ रहा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी का अनुदान 1765 में किसके साथ हुई संधि से प्राप्त हुआ था। तो इलाहाबाद की संधि जो हुई थी शाह आलम सेकेंड
और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी, क्लाइव के बीच में हुई थी। और ये बात है 1765 12 अगस्त 1765 की बात है। और इसमें जब यहाँ पर संधि हो जाती है तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये किसको मिल जाता है? शाह आलम सेकंड को। और उसके बाद शाह आलम सेकंड से कहा जाता है कि दिल्ली से आकर के आप कहाँ पर रहिए? इलाहाबाद में रहिए, इलाहाबाद में रहिए कहा जाता है इनसे। और जो कड़ा मानिकपुर है, कड़ा मानिकपुर और इलाहाबाद ये किसको दे दिया जाता है? तो शाह आलम सेकंड को मिल जाता है। तो शाह आलम सेकंड कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद पा जाते हैं। बदले में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसको दे देते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा में उसका बोलबाला हो जाता है और बदले में इनको पर ईयर 52 लाख रुपया दिया जाता है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि अब ये जो है रबर मोहर की तरह, रबर स्टाम्प की तरह शाह आलम सेकंड ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में काम करेंगे और कंपनी इनको पैसा देती रहेगी। और आप खुद सोचिएगा, अगर एक विदेशी कंपनी और अगर हमारे बादशाह को या हमारे किसी शासक को पैसा दे रही है तो वो ऐसे पैसा नहीं दे रही, यही का पैसा कमा करके और यहाँ के शासक को दे रही है। तो जब पैसा 52 लाख रुपए इनको अलग से मिल रहा है और 25 लाख रुपए अलग से मिल रहा है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कितना पैसा कमा रही है? तो कंपनी बड़े फायदे में है और ये उसके संरक्षण में सिर्फ काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ के बारे में, समाज के बारे में, राजनीति के बारे में उसको पूरा पता था, क्योंकि निजाम अलग थे, मराठा अलग थे, सिख अलग थे, स्थानीय शासक हमारे अलग थे। तो सिख, मराठा, निजाम या सिंधिया, भोसले तमाम सारे लोग थे, तो उनको एक दूसरे से लड़ा देती थी। और जब एक दूसरे से यहाँ के शासक आपस में लड़ जाते थे तो ये किसी न किसी का साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दे दिया जाता था। तो आपस का जो बिखराव था, जो टकराव था, जो स्थानीय स्तर की सोच थी, भाई सिख वो अपने तक सोचते थे, मराठी लोग अपने तक सोचते थे, या निजाम लोग अपने तक सोचते थे, सिंधिया लोग अपने तक, भोसले लोग अपने तक, गायकवाड़ लोग अपने तक। तो इसलिए इसका बड़ा फायदा, पूरा फायदा अंग्रेजों को मिलता था। तो डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। अब देखिए एक समय ऐसा आया कि मुगल बादशाह किसकी जाल में फंस चुका है? तो आप बताएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के जाल में फंस चुका है। कुछ चंद पैसे ले करके वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे उपजाऊ क्षेत्र वाले स्थानों को दीवानी उनको दे दिया है और बदले में इनको कुछ चंद पैसा, लाख रुपए, कुछ इनको जो है 25 लाख रुपए या खर्च करने के लिए साल में 53 लाख रुपए, इस तरीके से इनको पैसा मिलेगा। और जो पैसा इनको 25 लाख मिल रहा है या 53 लाख रुपए मिल रहा है तो वो पैसा यही का है। और जो इतना पैसा इनको दे रहा है तो कितना पैसा कमा रहा होगा? तो बड़े बुद्धिजीवी लोग थे और अंग्रेज हमारे सामाजिक व्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। क्षेत्रीयता की भावना, जातीय भावना समाज को खोखला कर चुकी थी। तो इसका सीधा फायदा बड़ी विचारधारा के जो लोग हैं, वो अंग्रेज लोग हैं, उनको बड़ी विचारधारा आगे लेके जा रही थी और हमारे लोगों की जो छोटी विचारधारा थी वो इन्हीं को खा रही थी। तो अब शाह आलम सेकंड बुरी तरीके से अंग्रेजों के जाल में फंस चुका है, रबर स्टाम्प की तरह काम कर रहा है, इनके संरक्षण में काम कर रहा है और बड़ा फायदा जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को मिल रहा है। तो वही पूछ रहा है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो अनुदान के रूप में लिया था 1765 में, किसके साथ समझौता किया था? मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड। इनसे कह दिया गया आप दिल्ली से इलाहाबाद आके रहिए, कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद ले लीजिए और हमको जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दीजिए। तो कई सारे बातें यहाँ पर हुई थी और उस बातों में शाह आलम सेकंड को ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, फायदा ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी को हुआ था। पहला सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विचार करना है, कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं जिन्हें हमें जो है कंसीडर करके फॉलो करना है। तो इसमें विचार करिए। बक्सर की लड़ाई में, बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में अपना राज्य स्थापित करने की कुंजी प्रदान की। अब देखिए
ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जो बक्सर का युद्ध हुआ था, तो बक्सर का युद्ध जो है बड़ा मतलब भयानक युद्ध था। तीन नवाब हमारे एक तरफ हैं। अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल नवाब शाह आलम सेकंड, बंगाल का नवाब मीर कासिम। तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला और ये दिल्ली का शाह आलम सेकंड, तीनों एक तरफ है और कोई इसमें सौदा नहीं है। जैसे मान लीजिए प्लासी का युद्ध जो था उसमें अधिकतर लोग जो थे सिराजुद्दौला के, वो अंग्रेजों के साथ हो गए थे, सिराजुद्दौला अकेला पड़ गया था। लेकिन यहाँ पर तीन शक्ति एक तरफ है और अंग्रेजों की शक्ति एक तरफ है। लड़ाई होती है और उस लड़ाई में, आमने सामने की लड़ाई में, अंग्रेज जीत जाते हैं और ये तीनों हार जाते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं अंग्रेजों ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा छल कपट नहीं हुआ था, इसमें कूटनीति का सहारा लिया गया था और इस युद्ध ने ये तय कर दिया था, ये निर्णायक युद्ध था। इसमें तय हो गया था कि भारत बहुत जल्दी ही अंग्रेजों के चरणों के नीचे आने वाला है, क्योंकि तीन लोग यहाँ पर एक तरफ हैं, ब्रिटिश सरकार एक तरफ है और ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया है वो एक तरफ है और इसमें वो जीत जाती है। तो ये पता चल चुका है कि दिल्ली अब दूर नहीं है। निर्णायक युद्ध बक्सर का था, क्योंकि इसमें तीन शक्तियां एक तरफ थी और उस समय तीन सबसे बड़े राज्य जो पैसे वाले थे, अवध, बंगाल और दिल्ली, ये तीनों राजा हार गए। तो जब बड़े बड़े राजा हार रहे हैं तो स्वाभाविक है कि दिल्ली बहुत जल्दी ही इनके पैरों के नीचे आने वाली है। तो ये संदेश बक्सर के धरती से लोगों को मिल चुका था कि अंग्रेजों की सत्ता आगे आने वाली है, इनकी सत्ता नहीं है। पहला सही है। 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि ने ब्रिटिश को बंगाल में अपना राज स्थापित करने में मदद की। मैंने बताया कि बंगाल जैसे बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, इन सब की दीवानी मिल ही गई। तो 1765 में इनको बड़ा फायदा हुआ निश्चित तौर पर। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, पहला दूसरा दोनों सही है। ये ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, थर्ड। भाई इसमें 1765 में इलाहाबाद की जो संधि हुई है तो उसमें तो बंगाल मजबूत हुआ ना अंग्रेजों के लिए, तो अंग्रेज को फायदा मिल गया था इसमें और इनको अपना राज स्थापित करने में मदद मिली। बंगाल का पैसा, बिहार का पैसा, उड़ीसा का पैसा इनको मिल गया। तो जो पैसा आता है तो साम्राज्य बनता है, पावर बढ़ता है, लोग बढ़ते हैं, समर्थक बढ़ते हैं, शुभचिंतक बढ़ते हैं। और जब अंग्रेजों के पास पैसा आ गया तो हमारे लोगों को ज़्यादा पैसा ले करके अपने तरफ मिला लेते थे। भारतीय अधिकतर लालची होते हैं और ये जो है मतलब अंग्रेजों के साथ जुड़ जाते थे, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा पैसा ज़्यादा दे दिया जाता था। तो जब पैसा का लालच फेंका जाता था भारतीयों की ओर से, तो भारतीय पैसे के चक्कर में नहीं जानते थे कि कौन अपना और कौन पराया है। तो हम पैसे के चक्कर में दूसरे लोगों को गले लगा लेते थे और अपने को दूर कर देते थे। तो पैसा दे करके अपना राज स्थापित करने में ब्रिटिश सरकार सफल रही, ईस्ट इंडिया कंपनी सफल रही। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछ रहा है बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया था। जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया था। तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो आप बताएंगे 1764 में हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 में। तो भारतीय शासक तीन थे, अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, और दूसरा बंगाल का नवाब मीर कासिम था। मीर कासिम ये मुखिया था इसका। और तीसरा मुगल नवाब उसका नाम था शाह आलम सेकेंड। ये तीनों एक तरफ है, भारतीय शासक मुगल नवाब शाह आलम सेकेंड, बंगाल का शासक मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला। तो अवध, बंगाल और दिल्ली ये तीनों बड़े क्षेत्र है। मुगल नवाब कहाँ बैठ रहा, दिल्ली में, तो ये बड़े क्षेत्र है। तो अवध, बंगाल, दिल्ली ये तीनों के शासक है
और ये एक और है, और अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो एक तरफ है। बड़ी लड़ाई होती है और ऐसा कहा जाता है कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि शुजाउद्दौला के कुछ लोग जो थे वो अंग्रेजों के साथ आ गए थे, और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जब ये युद्ध हुआ था तो इसमें शाह आलम सेकेंड का जो वहाँ पर उपस्थिति थी वो बिल्कुल संदिग्ध थी, डाउटफुल थी। तो इसलिए शाह आलम सेकेंड के बारे में कुछ इतिहासकार कहते हैं कि साथ था लेकिन उसने साथ दिया नहीं था। साथ में रहना अलग बात है और साथ देना अलग बात है। और हम लोग जो है पैसे के चक्कर में, जाति के चक्कर में, धर्म के चक्कर में दूसरे को गले लगा लेते थे और अपने को किनारे कर देते थे। ये भारत का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, एक क्षेत्रवाद और दूसरा जातिवाद। तो इसमें अवध वाला केवल अवध तक सोचता था, बंगाल वाला केवल बंगाल तक सोचता था, दिल्ली वाला केवल दिल्ली तक सोचता था। ये ऐसा समय है जब विचारधारा हमारी छोटी हो गई थी। और हमेशा याद रखिएगा, पूरे वर्ल्ड में दो प्रकार की विचारधारा होती है, एक बड़ी विचारधारा, एक छोटी विचारधारा। और भारी हमेशा बड़ी विचारधारा पड़ती है छोटी विचारधारा पर। जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, वैसे बड़ी विचारधारा छोटी विचारधारा को समाहित कर लेती है अपने में। तो इसमें तीन लोग थे, मीर कासिम, शाह आलम, शुजाउद्दौला। देखिए, शाह आलम, शुजाउद्दौला, मीर कासिम, ये तीन लोग हैं। मीर कासिम बंगाल का है, शुजाउद्दौला अवध का है, शाह आलम सेकेंड मुगल नवाब है दिल्ली। पहला सही है, पहला सही है। शाह आलम सेकेंड, शुजाउद्दौला, मीर कासिम एक तरफ थे, और अंग्रेज का जो हेक्टर मुनरो था वो कमांडर था, तो वो जीत गया, ये लोग हार गए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? तो मुर्शिद कुली खां ने अपने बंगाल की उन्होंने स्थापना की थी, राजधानी मुर्शिदाबाद बनाई थी। लेकिन जब मीर कासिम आए तो जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और इनसे तमाम सारे पैसे लेने शुरू कर दिए, इन पर दबाव डालना शुरू कर दिया, दस्तक का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, तो फिर इन्होंने सोचा कि अगर हम मुर्शिदाबाद से थोड़ा सा दूर चले जाए, और जब दूर चले जाएंगे, मुंगेर की तरफ चले जाएंगे, बिहार की तरफ चले जाएंगे, तो अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप थोड़ा सा कम हो जाएगा। और इसने ये भी सोचा कि जो इनको अधिकार दिया गया है उस पर दबाव डाला जाए, दस्तक के अधिकार को, जो इनको मुक्त व्यापार करने की छूट मिली थी, इस पर इसने रोक लगाने की सोची। और तमाम सारे पैसा वापस लाने के लिए या अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए कई सारे इसने उपाय किए। विदेशी लोगों के भी ये संपर्क में था, अपनी अर्थव्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत करना चाहता था और ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना चाहता था। और इसी के चक्कर में इसने राजधानी भी दूर कर ली थी, ट्रांसफ़र कर लिया था, और इसी के चक्कर में अवध के नवाब शुजाउद्दौला से भी मिल गया था, शाह आलम सेकेंड से भी मिला था। मतलब ये हर हाल में अंग्रेज़ों को पीछे करने के लिए लगातार प्रयासरत था। और चाहे इसके लिए देसी सत्ता से मदद लेनी हो या विदेशी सत्ता से मदद लेनी हो, इसमें ज़रा सा भी ये संकोच नहीं करता था। और जब अंग्रेज जान गए कि ये चालाकी कर रहा है, महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, तो तुरंत मीर कासिम को हटा दिया और इसके ही रिश्तेदार, इसके ही जो फादर इल्ला था मीर जाफर, उसको एक बार फिर से सिंहासन पर बिठा दिया। तो अंग्रेजों की एक्टिविटी से बचने के लिए इसने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दिया था, और मुंगेर जो है बिहार में स्थित है। तो इसका जो हो जाएगा, मुंगेर स्थापित करने वाला बादशाह मुर्शिदाबाद से वो कौन है? मीर कासिम है। मीर कासिम जो था वो मीर जाफर का दामाद था, और इसने कुछ राजनीतिक वजह से राजधानी को ट्रांसफ़र किया था। इसका डी हो जाएगा, डी, मीर कासिम। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, कॉन्सेप्ट पर है, बढ़िया क्वेश्चन है, सिविल स्तर का है। जैसे इसमें दे रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कथनों पर विचार करिए। अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला पॉइंट है, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तो पहले ये ध्यान देना है, पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, तो तीसरा युद्ध जो हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध, वो 1761 में हुआ था।
और 1761 में जो हुआ था युद्ध, ये मराठा शासक और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, अफगानों के बीच में हुआ था, अफगान के बीच में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली। और इसमें जैसे दो लोग थे, एक नाम मात्र के मराठा सरदार जो थे वो विश्वास राव थे, विश्वास राव थे, और वास्तविक सेनापति जो था, वास्तविक सेनापति सदाशिवराव भाऊ था, सदाशिवराव भाऊ। तो सदाशिवराव भाऊ जो था ये रियल कमांडर था, और नाम मात्र का जो कमांडर था विश्वास राव था। और इनकी लड़ाई जो हुई थी अहमद शाह अब्दाली से हुई थी। अहमद शाह अब्दाली अफगान था और ये सदाशिवराव भाऊ विश्वास राव ये क्या थे, मराठा। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। मराठा जो कमांडर विश्वास राव सदाशिवराव भाऊ है, इब्राहिम लोदी नहीं है। इब्राहिम लोदी तो प्रथम युद्ध में था, पानीपत के प्रथम युद्ध में था, ये गलत है, मराठा होगा यहाँ पर। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। तो आपके भी बता देते हैं कि जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1790-92 के दरमियान हुआ था। और ये युद्ध जो हुआ था टीपू सुल्तान और जो अंग्रेज सेनापति है उसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जीत जाता, टीपू सुल्तान हार जाते हैं। टीपू सुल्तान का कद छोटा हो जाता है और श्रीरंगपत्तनम की संधि होती है। श्रीरंगपत्तनम की संधि होती है और इसमें बड़ा राजनीतिक नुकसान किसको उठाना पड़ा था, टीपू सुल्तान को उठाना पड़ा था। लेकिन तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में इसकी हत्या नहीं होती है, चतुर्थ में होती है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हत्या होती है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है वो 1799 में होता है, 1799 में। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली हो जाता है। तो तीसरा जो मैसूर युद्ध है अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में होता है। सुल्तान लड़ता है बहादुरी के साथ, लेकिन अंग्रेजी सेना के सामने नहीं टिक पाता है क्योंकि इसके दुश्मनों की संख्या ज़्यादा हो गई, निजाम भी हो गए एक समय पर दुश्मन, मराठा भी इसके दुश्मन हो गए थे। तो जब ये तीसरा युद्ध हार जाता है तो श्रीरंगपत्तनम जैसी अपमानजनक संधि करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो समझौते में बड़ा फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलता है और बड़ा नुकसान जो उठाना पड़ता है वो टीपू सुल्तान को। फिर अगला जो चौथा युद्ध होता है 1799 में आंग्ल चतुर्थ मैसूर युद्ध। उस समय अंग्रेज सेनापति बदल चुका है, लॉर्ड वेलेस्ली आ चुका है। तो लॉर्ड वेलेस्ली अंग्रेजी सेनापति है, यहाँ पर मैसूर का शासक टीपू सुल्तान है। लड़ाई होती है लेकिन चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में ये मार दिया जाता है। तो ये पूछ रहा क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, तृतीय में नहीं हुई थी, चौथे में हुई थी। तो इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। तो ये सही है। प्लासी के युद्ध में जो कि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में युद्ध हुआ था, तो सिराजुद्दौला का जो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, ये अंग्रेजों से मिल गया था। इसीलिए इतिहासकारों ने कहा है कि प्लासी कोई युद्ध नहीं था, एक सौदा था। तो ये बिल्कुल सही है, मीर जाफर जो है अंग्रेजों का साथ दिया था, सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया था। तो पहला गलत है, इब्राहिम लोदी नहीं था, मराठे लोग थे। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध इसलिए गलत है क्योंकि तीसरे में इनकी डेथ नहीं हुई थी टीपू सुल्तान की, चौथे में हुई थी, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था, तीसरा सही है। पहला दूसरा गलत, तीसरा सही, केवल 3 सही है, बाकी पहला दूसरा गलत है। सेकेंड ऑप्शन सही है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन है।
किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई? ब्लैक होल ट्रेजेडी जो हुई थी, ब्लैक होल ट्रेजेडी जो हुई थी वो आप बताएंगे 20 जून 1756 को हुई थी और ये घटना बंगाल में हुई थी। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सिराजुद्दौला है। इसके लिए जिम्मेदार सिराजुद्दौला है। और इसमें होता क्या है कि 146 अंग्रेज़ों को एक छोटे से बंद कोठरी में जून के महीने में बंद कर दिया जाता है। 20 जून को रात को 146 अंग्रेज़ों को बंद कर दिया जाता है और जब 21 जून को दरवाज़ा खोला जाता है तो मात्र 23 अंग्रेज़ जिंदा बचते हैं। और जीवित बचने वालों में से एक अंग्रेज़ अधिकारी था, उसका नाम था हालवेल। तो हालवेल जो है वो जिंदा बचता है और जो जिंदा बचता है हालवेल, उसी ने जो है अपनी किताब में ये अलाइव वंडर नामक किताब में हालवेल ने ये घटना का उल्लेख किया है। तो ये घटना जो घटी थी ये 20 जून 1756 की है और 20 जून 1756 को एक छोटे से रूम में 146 अंग्रेज़ों को सिराजुद्दौला ने भूसे की तरह भर दिया था। जब 21 जून को मॉर्निंग में रूम का दरवाज़ा खोला गया तो उसमें 123 लोग मर चुके थे, मात्र 23 लोग जिंदा थे। सारे उसमें अंग्रेज लोग थे, कुछ बच्चे थे, कुछ महिलाएं थी और जो अंग्रेज अधिकारी हालवेल था वो जीवित बच गया था। तो उस घटना का उल्लेख अलाइव वंडर नामक किताब में उसने लिखा था और ये बड़ी खतरनाक घटना थी। इस घटना को इतिहास में ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। और आपको ये भी बता दें, इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों गया था कि ना इसने बच्चे देखे, ना महिलाएं देखी, ना कोई पढ़ा लिखा देखा, सबको भूसे की तरह बंद कर दिया था। ये बात उस समय की है कि जब अंग्रेज़ों को 1717 में फारुखसियर ने दस्तक नामक व्यापार करने का विशेष अधिकार दे दिया था। तो उसमें भ्रष्टाचार खूब हुआ, गलत तरीके से लोग व्यापार करने लगे और किलेबंदी भी करने लगे। इसने मना किया कि आप बंगाल में, कोलकाता में किलेबंदी ना करो, व्यापार का दुरुपयोग ना करो, हमारे ऊपर दबाव ना बनाओ। लेकिन मना करने के बावजूद भी ये लोग नहीं माने। तो जून 1756 को ही इसने अंग्रेज़ों पर अटैक कर दिया और अटैक करने के बाद कोलकाता को जीत लिया और कोलकाता का नाम बदल करके अलीनगर रख दिया और अंग्रेज़ों को भगा दिया। और भगाने के बावजूद भी ये नहीं माना और 20 जून 1756 को 146 अंग्रेज लोगों को, जिसमें बच्चे भी थी, महिलाएं भी थी, एक छोटे से रूम में गर्मी के महीने में बंद कर देता है। और अगले दिन जो है 21 जून को मॉर्निंग में जब डोर खोला जाता है 123 लोग मरे पाए जाते हैं, 23 लोग मात्र जिंदा पाए जाते हैं। उसमें एक अंग्रेज अधिकारी हालवेल भी उसमें जिंदा पाया जाता है और उसने ये घटना अपनी किताब अलाइव वंडर नामक बुक में लिखा है। तो एक ब्लैक होल ट्रेजेडी जो घटा था वो किसके समय घटा था? सिराजुद्दौला के समय। 21 जून 1756 की बात है। इसका थर्ड हो जाएगा, इसका थर्ड होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है, आराम से आप लोग इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो ये क्या कह रहा है? 1756 में ब्रिटिश द्वारा की गई कोलकाता की किलेबंदी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने क्या माना? मैंने बोला भी कि जो ये कोलकाता में किलेबंदी कर रहे थे ये चीज़ सिराजुद्दौला को बुरा लग रही थी। उसको लगा कि ये लोग हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं, ये इसकी संप्रभुता पर आक्रमण कर रहे हैं, व्यापार में भ्रष्टाचार है, गलत तरीके से दस्तक का प्रयोग कर रहे हैं, मना करने के बाद किलेबंदी भी कर रहे हैं। जिसके दिमाग में आया कि हमारे संप्रभुता पर खतरा है और अगर इनको किलेबंदी करने का मौका दे दिया जाएगा तो फिर ये दबाव बनाने में सफल रहेंगे। तो इसमें जो ये किलेबंदी अंग्रेज लोग कर रहे थे, इसको इसने सोचा कि ये अब इसकी प्रभुता पर आक्रमण है, अटैक है, इसकी स्वर्जिनिटी पर अटैक है। तो इसीलिए जो है इसने अटैक कर दिया, अंग्रेजों पर अटैक कर दिया। जून 1756 में अटैक करके उनको कोलकाता से भगा दिया
और कोलकाता का नाम बदल करके अलीनगर रख दिया और ये लोग वहाँ भाग गए। फिर भी 146 लोगों को इसने कैद करके बंद कर दिया, जिसमें 123 लोग मारे गए थे। तो 1756 में ब्रिटिश द्वारा की गई कोलकाता की किलेबंदी को बंगाल के नवाब सिराजदौला ने क्या माना है, हमारी ज़मीन में आकर के कोई किला बना रहा है, चारों तरफ से घिराव कर रहा है और हम मना कर रहे हैं, हमारे मना करने के बाद भी चंद पैसा दे करके हमारी ज़मीन में किलेबंदी कर रहा है, तो ये हमारे प्रभुता पर खतरा नहीं तो और क्या है। ये तो आसान बात है। इसने कहा भैया किलेबंदी न करो, गलत तरीके से व्यापार न करो, जो लीगल हो उसी तरीके से आप व्यापार करो। लेकिन वो अंग्रेज थे, वो कहाँ मानने वाले थे, वो तो व्यापार के लिए, ज़मीन के लिए काफ़ी हद तक नीचे जा सकते थे। और उन्होंने जब मना करने के बाद भी ये घटना जारी रखा तो फिर इसने अटैक कर दिया था। तो ये अपनी प्रभुता पर आक्रमण माना था। इसका सेकंड हो जाएगा, सेकंड होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, इसमें लिस्ट 2 में ये अंग्रेज या यूरोपियन लोग हैं और यहाँ पर इनकी जो है कुछ कंपनी है, मतलब ये यूरोपियन लोगों ने कहाँ कहाँ पर कब्जा किया था। तो लिस्ट 2 में ये अंग्रेज लोग हैं, यूरोपियन लोग हैं और कहाँ पर इन लोगों ने अधिकार किया था, कहाँ कहाँ पर फैक्ट्री डाली थी, वो लिस्ट 1 में है। तो उसी को टैली करना। देखिए इसमें कह रहा है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के साथ टैली करिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पांडिचेरी पर कब्जा किसका था? पांडिचेरी पर 1954 तक कब्जा फ्रांसीसियों का था। और गोवा पर कब्जा किसका था? पुर्तगालियों का था। 1510 में जीत लिया था, फिर 1961 तक इनका कब्जा चलता रहा। ट्राउनकोर पर डेनिश लोगों ने, डेनमार्क के लोगों ने कब्जा किया था और मद्रास पर डच लोगों का कब्जा था। तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा और सी का 4 हो जाएगा। तो इसी तरीके से मिलाना है। ए का 2 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 4 हो गया। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने यह कहा है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने यह कहा है कि 1765 से 72 तक की अवधि में बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य था। एक डाकू राज्य था 1765 से लेकर 72 तक का जो इनका शासन था, क्योंकि 1765 से लेकर 1772 क्या, जब तक अंग्रेज लोग थे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत का शोषण करते ही रहे हैं। और 1765 से 72 तक तो मतलब लगातार ये डकैती करते रहे, क्योंकि उस समय कंपनी के पास कोई लिखित संविधान था नहीं, प्राइवेट कंपनी थी। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में बंगाल को जीता तो खूब ये लोग पैसा कमाते रहे, अपने जेब को गर्म करते रहे। और कंपनी के अधिकारी कंपनी के लिए काम ना करके वो अपनी जेब गर्म करते रहे, जो चाहते वो करते रहे। और दस्तक जो व्यापार का अधिकार 1719 में फारूक सियर, 1717 में फारूक सियर के द्वारा दिया गया था, उसका दुरुपयोग करते रहे, किलेबंदी करते रहे, ज़बरदस्त तरीके से पैसा बनाते रहे। और ये प्राइवेट कंपनी इतनी तगड़ी बहुत तेज़ी से आगे निकलती गई। तब ब्रिटिश सरकार ने 1773 में इस पर नियंत्रण स्थापित करते हुए रेगुलेटिंग एक्ट ला करके यहाँ पर इनके लिए एक संविधान और कानून बना दिया। और जब संविधान कानून बन जाता है तो कंपनी की जवाबदेही घटती नहीं बल्कि बढ़ जाती है। जब तक कंपनी के लिए कोई लिखित संविधान नहीं बना, जब तक कोई लिखित कानून नहीं बना, तब तक कंपनी के अधिकारियों ने ज़बरदस्त तरीके से पैसा बनाया है। तो इसी को के.एम. पडिक्कर साहब ने एक बड़ी डकैती मारी है, क्योंकि कुछ लिखा पढ़ी नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा है। और जब ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने पैसा कमाना शुरू कर दिया तो अधिकारी अपने लिए काम करने लगे, अपनी जेब को भरने लगे, कंपनी के प्रति जवाबदेही उनकी कम होने लगी। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाते हुए इस पर नियंत्रण स्थापित किया गया, लिखित संविधान बनाया गया।
संविधान के आ जाने से कंपनी के अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ने लगी। तो ये के.एम. पडिक्कर महोदय ने 1765 से 72 के कंपनी के शासन को डाकू राज इसलिए कहा है क्योंकि बगैर संविधान के, बगैर कोड ऑफ कंडक्ट के, बगैर किसी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के ये कंपनी शासन चला रही है। और जब लिखा पढ़ी में ज़्यादा कुछ होगा ही नहीं, संविधान होगा ही नहीं, कोई विधान नहीं होगा, तो जो भी वर्कर्स होंगे, जो भी ऑफिसर्स होंगे, जो भी जिम्मेदार लोग होंगे, वो व्यक्तिगत हो जाएंगे, अपने लिए काम करेंगे, अपनी जेब को गर्म करेंगे, अपने को आगे करेंगे, कंपनी को आगे नहीं करेंगे। तो 73 तक भयानक लूटपाट इन लोगों ने किया था। ये बात के.एम. पडिक्कर ने कहा था और कोई गलत बात नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि शुरुआत में धड़ल्ले से जो है इनके लोगों ने अपने लिए काम किया था। इसका जो हो जाएगा इसका फर्स्ट हो जाएगा के.एम. पडिक्कर। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का क्या राज था? तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी एक तो प्राइवेट कंपनी है और ये कंपनी ऐसी है जिसमें खुद महारानी एलिजाबेथ टेलर का पैसा लगा हुआ है और ये अपने प्रति समर्पित इनके कार्यकर्ता हैं, प्रशिक्षित लोग हैं, प्रशिक्षण की कोई कमी नहीं है और भारत के समाज राजनीति के बारे में बाकायदे ये लोग जान रहे हैं। भारत में राष्ट्रीय एकता की कमी है, क्षेत्रीयता की भावना है, लोग अपने ही बारे में सोच रहे हैं, अपने भले के बारे में सोच रहे हैं और अंग्रेज़ों के लालच में लगातार फंसते जा रहे हैं। तो भारत में राष्ट्रीय एकता की कमी है, क्षेत्रीयता की भावना है, तो यही सब वजह से ये जीतने में सफल रही। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज, ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए सफल हो गई क्योंकि राष्ट्रीय भावना की कमी थी। ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय भावना की कमी इसलिए है, भाई मराठा अपने क्षेत्र के लिए सोच रहे हैं, सिख लोग अपने क्षेत्र के लिए सोच रहे हैं, निजाम लोग अपने क्षेत्र के लिए सोच रहे हैं, अवध का शासक अपने क्षेत्र के लिए सोच रहा है, बंगाल का शासक अपने लिए सोच रहा है, दिल्ली का मुगल बादशाह अपने लिए सोच रहा है। अर्थात कोई एक ऐसा शासक नहीं है जो अवध पर भी नज़र रखे, बंगाल पर नज़र रखे, कर्नाटक भी नज़र रखे, पूरे भारत पर नज़र रखे। जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो साम्राज्य बनाया था तो वहाँ तक की नज़र किसी की नहीं पहुँच रही है। सब अपने क्षेत्र के लिए, सब अपने शासन के बारे में सोच रहे हैं और सोचते सोचते अंग्रेज़ों का साथ दे रहे हैं और अंग्रेज़ जो है इस पर इसका पूरा बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं और बड़ा फ़ायदा उठा करके एक एक करके और एक दूसरे को लड़ा करके अपने राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय एकता की कमी है तभी ऐसा हो रहा है। तो पहला सही है, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। बिल्कुल वो लोग प्रशिक्षित थे, आधुनिक हथियारों से लैस थे। हमारे यहाँ घिसा पीटा सेनाएं थी, घिसे पीटे उनके हथियार होते थे। तो प्रशिक्षित हथियार के सामने, प्रशिक्षित लोगों के सामने जो परंपरावादी लड़ने वाले लोग हैं वो टिकने वाले नहीं हैं। तो पहला भी सही, दूसरा भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना की कमी, जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। जो हमारे काबिल लोग थे तो वो पैसे भी बिक जाते थे, जो पैसा ज़्यादा देता था उसी के हो लेते थे। जैसे आज की परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे टैलेंट ऐसे हैं जो विदेशों को पलायन हो जाते हैं, चंद पैसों के लिए, चंद सुविधाओं के लिए व्यक्तिगत होकर के देश के लिए काम ना करके अपने लिए वो देश से बाहर चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? सुविधा के लिए जाते हैं, पैसे के लिए जाते हैं। तो उस ज़माने में भी जो हमारे काबिल लोग थे वो अंग्रेज़ों से मिल जाते थे, चंद पैसों के लिए, चंद ओहदे के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, तो हमारे लिए काम नहीं करते थे। तो इससे फ़ायदा किसको मिल जाता था? अंग्रेज़ों को। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। उपर्युक्त तीनों सही है, उपर्युक्त तीनों सही है। इसका डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग, ये डी ऑप्शन सही, ऊपर के तीनों सही हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान
को किस नाम से जाना जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में कहाँ पर इसने जो है किला स्थापित किया था? तो जैसे मद्रास के राजा थे फ्रांसिस, मद्रास के जो राजा थे, जो चंद्रगिरी के राजा थे, तो चंद्रगिरी के राजा से फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज अधिकारी ने मद्रास को, जो कि चेन्नई कह सकते हैं, चेन्नई, और ये कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में ये स्थित है। तो फ्रांसिस डे नामक एक अंग्रेज अधिकारी होता है, और फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज अधिकारी ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया था, और ये घटना है 1639-40 की लगभग। तो 1639-40 में मद्रास को पट्टे पर लेकर, कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर के, और वहाँ पर सेंट जॉर्ज नामक किला बना देता है। सेंट जॉर्ज नामक किला बनाता है। तो सेंट जॉर्ज नामक जो किला बनाता है, तो वहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता शुरू हो जाती है। तो जो ये बंगाल है, बंगाल में जो कंपनी है, तो सारी कंपनी जो है, जो सारी फैक्ट्री है, वो किसके अधीन हो जाती हैं? मद्रास के अधीन हो जाती है। तो सबसे पहला जो किला अंग्रेज़ों ने बनाया था, वो फ्रांसिस डे के नेतृत्व में बनाया गया था। उसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज, और फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना 1639-40 में मद्रास में हुई है। तो इसका सेकेंड हो जाएगा, इसका सेकेंड होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, अंग्रेजों की बंगाल में पैठ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें ये चुनना है कि बंगाल में पैठ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जॉब चारनाक अगस्त 1690 में सुल्तानती में आया तथा उसने कोलकाता की स्थापना की, जो बाद में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का केंद्र की। तो कोलकाता का संस्थापक किसे माना जाता है? जॉब चारनाक को माना जाता है। इसने सुल्तानाती, गोविंदपुर, कलिकाता, इन तीनों गांवों को मिला करके कोलकाता का रूप दे दिया था। किलेबंदी जो कि बाद में हुई थी। पहला तो सही है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में फोर्ट विलियम के निकट एक दुर्ग का निर्माण किया था। तो फोर्ट विलियम नामक किला फ्रांसीसियों ने नहीं बनाया है। फोर्ट विलियम नामक किले का निर्माण 1700 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा किया गया है। दूसरा गलत है। फोर्ट विलियम किला कोलकाता में अंग्रेजों ने बनाया है, फ्रांसीसियों ने नहीं बनाया है। दूसरा गलत है। और जॉब चारनाक ने 1690 में सुल्तानाती में कोलकाता नामक नगर की स्थापना की थी। पहला सही है, दूसरा गलत है। तो इसका जो हो जाएगा, पहला सही, दूसरा गलत। पहला ऑप्शन सही है, ये सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी किस वर्ष अस्तित्व में आई है? तो फोर्ट विलियम की स्थापना 1700 में की गई है, कोलकाता में की गई है। और इसका जो पहला अधिकारी था चार्ल्स आयर कूट था। बाद में यहीं से शासन शुरू हो गया था। तो फोर्ट विलियम की स्थापना 1700 में कोलकाता में की गई है, और जो भी सारे अंग्रेजी शासन के बागडोर थे, जो कमान थे, वो यहीं से चला जाते थे। इसका 1700 हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही है, पहला सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। इसमें ये कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का
शुरुआत हुआ, प्रादुर्भाव मतलब शुरुआत हुआ। कोलकाता जो अब कोलकाता है, पहले कलकत्ता, कलकत्ता जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। कलकत्ता जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांव से मिलकर कोलकाता शहर बना था? तो देखिए, जो आज कोलकाता है, आज जो कोलकाता है वो पहले 3 गांव के नाम से जाना जाता था। आज जो कोलकाता है वो पहले 3 गांव था। इसमें सुतानती था, सुतानती, गोविंदपुर, गोविंदपुर और कलिकाता, कालिकाता, ये 3 गांव थे। और उस समय का जो मुगल शहजादा था अजीमुस्सान, अजीमुस्सान, अजीमुस्सान जो था बहादुर शाह मुगल बादशाह का बेटा था। तो बहादुर शाह के बेटे अजीमुस्सान से 1200 रुपया प्रतिवर्ष दे करके, और इसने तीनों गांव की जमींदारी प्राप्त कर ली थी। 1200 रुपये दे करके तीनों गांव की जमींदारी प्राप्त कर ली थी, क्योंकि उससे पहले शोभा सिंह ने वहां पर वर्धमान जिले में, कोलकाता में विद्रोह कर दिया था। तो इसीलिए इसने सुतानाती या कलिकाता या गोविंदपुर, इन तीनों गांवों की जमींदारी मात्र 1200 रुपये में मुगल शहजादे अजीमुस्सान से प्राप्त कर ली थी। और फिर 1200 रुपये दे करके और फिर इन तीनों गांवों को मिला करके वहां पर कोलकाता नामक नगर की स्थापना की थी। तो कोलकाता नामक नगर की स्थापना जॉब चारनाक ने 1690 में की थी। तो जॉब चारनाक ने अजीमुस्सान को 1200 रुपये दे करके कालिकाता, सुतानाती, गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त कर ली 1690 में। फिर तीनों को मिला करके वहाँ पर कोलकाता नगर की स्थापना की, फैक्ट्री डाली। फिर उसके बाद 1700 में उसकी किलेबंदी की गई और वो धीरे धीरे इनके शासन का वो सेंटर बनता गया। बाद में वो राजधानी बन गया, वहाँ से शासन शुरू होने लगा। तो कोलकाता का नायक, कोलकाता नगर का जन्मदाता जॉब चारनाक था। 1690 में 3 गाँव को मिला करके कोलकाता नगर की स्थापना की थी। अजीमुस्सान को 1200 रुपये में जमींदारी दे करके प्राप्त किया था। 1200 रुपये के बदले इन तीनों गांव की जमींदारी प्राप्त किया था। तो 3 गांव कौन कौन से हैं? 3 गांव हैं सुतानती, कोलिकाता, गोविंदपुर। तो सुतानती, कालिकाता, गोविंदपुर, ये 3 गांव को मिला करके 1690 में जॉब चारनाक ने यहीं पर कोलकाता नगर की स्थापना की थी। ये 3 गांव थे, सुतानती, कालिकाता, गोविंदपुर। और इन तीनों गांव को मिलाकर 1690 में जॉब चारनाक ने कोलकाता जैसे महानगर की स्थापना कर दिया था। तो कोलकाता का संस्थापक जॉब चारनाक है। तो आज के लिए इतना हमने यहाँ तक बताया है। आशा कर सकते हैं कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। और अगली बात जब हमारी आपकी मुलाकात होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन से होगी। पंचायती राज व्यवस्था के और अच्छे क्वेश्चन अभी छूटे हुए हैं, तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।